अभी तक के सारे वीडियोस में हम लोगों ने बात कर ली कि इतिहास में कैसा भारत में व्यापार रहा है। बहुत पहले से बात की थी, समझ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात की थी कि किस तरह से मेसोपोटामिया से हम लोग व्यापार वगैरह करते थे। फिर आजादी के बाद 1991 तक की हालत कैसी रही, कई चीजें अच्छी भी हुई, कुछ चीजें खराब भी हुई। फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। लेकिन 1991 के बाद से हमारे देश में काफी अच्छी प्रगति हुई और विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी जो हिस्सेदारी है वो काफी तेजी से बढ़ी। 7.5% तक हम लोग पहुंच गए थे 2017 तक। अब आगे का भविष्य कैसा रहेगा इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद से जो हमारा कोर टॉपिक है व्यवसाय व्यापार ये सब क्या है, इनकी क्या अवधारणा है, उसकी बात करेंगे। तो ये डायरेक्टली समझना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें दिखाती है कि हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे से विकास कर पाएंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि अगर हमने गड़बड़ कर दी तो उल्टा भी हो सकता है। तो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम और आप सारे लोग मिलकर के ही तो देश है ना। तो अगर आप अच्छा करेंगे, मैं अच्छा करूंगा, तभी हमारा देश आगे जा सकता है। तो क्या क्या चीजें, कैसी स्थिति है, देखिए। एक टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में यूज किया जाता है इंडिया के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इंडिया के रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, वो फिर इसका टर्म हो जाएगा, सॉरी। वो होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। मतलब क्या होता है इसका, भारत की जो अभी औसत उम्र है वो 29 वर्ष की है। कितनी है? 29 वर्ष की। चाइना की 37 वर्ष है। औसत उम्र का मतलब क्या हुआ कि भारत के सारे लोगों की उम्र जोड़ दी और सारे लोगों के से उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाता है? 29 साल आ जाता है। ठीक है। और जापान में आता है 48 साल। यानी कि ऐसे देखोगे तो इंडिया बहुत जवान है, अभी 29 साल के लोग हैं, और जापान में ज्यादातर लोग हैं जो बुजुर्ग हैं। जापान की औसत आयु भी बहुत ज्यादा है वैसे, लेकिन जापान में ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो आमतौर पर काम करने की उम्र मानी जाती है इकोनॉमिक्स में, वो 15 से 64 साल के बीच मानी जाती है। ये वो वर्ष हैं जब कोई इंसान काम करता है। ठीक। तो भारत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो काम करने वाली स्थिति में हैं। चीन में तो आप जानते हैं कि सरकार का डंडा चलता है। सरकार ने क्या किया था, 1970 के दशक में पॉलिसी लेकर के आए थे कि शहर में रहने वाले लोग जो है वो एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कितने को? एक बच्चे को। अब इससे क्या हुआ था, वहां पर भी लड़के और लड़कियों को लेकर के भेदभाव चलता है, तो वहां पर भी लोगों ने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़के को जन्म दिया। तो हुआ क्या है कि एक तो लड़कियां कम हो गई। अब चीन में शादी के लिए वियतनाम और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से लोग पत्नियां खरीद करके लेकर के आते हैं। और मालूम है कुछ जगह ऐसी भी है चीन में जहां पर पत्नियों की चोरी हो जाती है। ये तो कभी सुना ही नहीं होगा आपने। क्यों? क्योंकि लड़कियां इतनी कम हो गई है। इंडिया में भी कुछ जगह ऐसे ऐसे, हरियाणा में लड़कियां बहुत कम कर दी किसी समाज ने, अब असम से लड़कियां चुरा चुरा करके लेकर के आते हैं। तो पूरा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कि बहुत ही घिनौना काम है वो चलता रहता है। तो चीन में तो सरकार की योजना की वजह से हुआ, यहाँ तो लोगों की, हरियाणा में जो हुआ वो लोगों की मानसिकता के हिसाब से हुआ कि लड़कियां जो है वो कम कारगर हैं, जबकि उनको दिखता नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना। तो अगर हमारे देश में वित्त वाले साइड से देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर की निर्मला सीतारमण जी हैं, एक महिला है। ठीक। बहुत सारी महिलाओं ने आज बहुत अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन फिर भी लोगों की बुद्धि नहीं खुलती है। खैर, चीन में क्या हुआ, एक बच्चे को पैदा करने की जब इन्होंने बात की तो अभी एक बच्चा जो है उसके ऊपर कितना बर्डन है, समझ रहे हैं आप। उसके अपने माँ बाप भी हैं, समझ रहे हैं, और शादी उसकी हो नहीं रही, बाहर से लेकर के आ रहा है, साथ में उसके माँ बाप के भी जो दादा दादी हैं वो भी वही रह गए। तो हुआ क्या कि एक बच्चे के ऊपर अपने माँ बाप और अपने दादा दादी और अपने नाना नानी, ये सारे लोग तो पहुंच गए किसमें? 64 वर्ष से ऊपर वाली उम्र में पहुंच गए। तो ये लोग तो काम कर नहीं रहे। तो एक इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, जो आर्टिफिशियली अगर आप सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जो चीन को अब समझ में आ रहा है। और इस दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत में स्वतः ही अपने आप ही बहुत सही जगह पर भारत है, जहां पर सारे लोग, काम करने वाले लोग अगर अच्छे से काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और इसमें एक और खुशी की बात आती है, वो आती है कि अब 100% स्कूल एनरोलमेंट हो गया है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन में लगभग सारे भारतीय हैं जो स्कूल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? राइट टू एजुकेशन आया था, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, ये अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और साथ में फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं। तो लगभग सारे लोग पढ़ाने लगे हैं। कुछ बच्चे अभी भी जो नहीं जा रहे हैं। अब 100% कैसे आ जाता है, बहुत इसमें भी फर्जी वाला भी थोड़ा थोड़ा होता है। 100% से भी ज्यादा दिख जाता है। कैसे दिख जाता है? एक ही बच्चे को गांव के अलग अलग प्राइमरी स्कूल्स में सब जगह पर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिड डे मील मिल रहा है, तो बच्चे का एडमिशन भी कई जगह पर कई लोगों ने कर रखा है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में हम बहुत अच्छा एनरोलमेंट हो गया है। लेकिन अब एक अच्छी चीजें देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा खतरनाक क्या है। आय बढ़ती जा रही है, भारतीयों की आय बढ़ेगी
आप अपना खर्चा निकालने के बाद से बचत करोगे, बचत भी बढ़ गई, बचत बढ़ गई, बचत बढ़ने के बाद से आपका निवेश बढ़ जाएगा। 2008 में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी। क्या आई थी क्राइसिस? फाइनेंशियल वर्ल्ड में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। लेमन ब्रदर्स नाम की कंपनी थी जो डूब गई थी, बैंक थी एक तरह से। तो उस क्राइसिस में भारत आराम से निकल गया था, जिसमें बोला गया था कि भारत क्यों बच गया है, क्योंकि भारत में बचत करने की बहुत ज्यादा आदत है लोगों को, बचपन से गुल्लक में पैसा डालना सिखाया जाता है, जो बहुत अच्छा था। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को हम निवेश कर देते हैं। निवेश करते हैं तो फिर से विकास का पहिया चलने लग जाता है, क्योंकि निवेश चाहिए होता है कुछ भी नई वस्तुओं और सेवाओं के सृजन के लिए। तो ये चीज भी बहुत अच्छी हो रही है भारत में। अच्छा, 100% एनरोलमेंट हो गया, ये भी अच्छी बात है। एफडीआई निवेश, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफआईआई होता है और एक एफडीआई होता है, दोनों में क्या अंतर है मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन समझ लीजिए कि एफडीआई ज्यादा रिलायबल, ज्यादा अच्छा, ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। तो एफडीआई का मतलब क्या होता है कि विदेश में कोई बहुत पैसे वाले लोग हैं या कुछ कंपनी है, उनको लग रहा है कि उनके देश में तो उतनी प्रगति नहीं होने वाली है, भारत में प्रगति का बहुत ज्यादा चांस है, तो वो लोग भारत में आकर के निवेश करना स्टार्ट करते हैं। और यहां पर भी निवेश के हिसाब से भारत बहुत अच्छे देशों में गिना जाने लगा है, तो भारत के लिए पसंदीदा देश बनता जा रहा है। अब यहाँ पर कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे होने लग जाते हैं, तो बाहर वाला सोचता है अरे यहाँ तो सुरक्षा ही नहीं है, आपस में इस तरह की काम कर रहे हैं। तो कभी कभी जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो वो लोग अपना निवेश थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज भारत बहुत अच्छी पसंद बनता चला जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम लोग सामाजिक सौहार्द बना करके रखें, क्योंकि किसी विदेशी को क्या लगेगा कि यार ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है कि पहले भी ऐसा ही होता है, हम लोग गुलाम भी क्यों हुए, क्योंकि आपस में लड़ा करते थे, तो वो तो कोई जरिया है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी ये बहुत अच्छी चीज है। फिर हर सरकार जो हमारे देश में आती गई है, उन्होंने कई बार अच्छी योजनाएं करने की कोशिश की। अभी की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी चीजों में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को आप देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम कल को कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब जो नेगेटिव पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। एनरोलमेंट तो 100% हो गया, लेकिन अभी भी आज के टाइम पर 33% इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। मतलब क्या हुआ कि उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, लेकिन उनको नौकरी कहीं पर भी नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं। और उसमें से भी हमारे एक तो बहुत दिग्गज आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बिजनेसमैन है, वो बोलते हैं कि 90% से ज्यादा भारतीय इंजीनियर्स ऐसे हैं जो काम करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। क्या नहीं है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आपने पढ़ाई कर ली, आपको डिग्री मिल गई, पीएचडी करने वाले लोग आजकल चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं और वो कहते हैं मुझे दुख होता है, उनकी स्थिति भी हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है जेन्युइन केसेस हो। पीएचडी का मतलब होता है कि आप मानव समाज के पास जो ज्ञान है ना, उसको किसी क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, आप इतना सही काम कर रहे हो, उसके बाद आप चपरासी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपने पीएचडी ईमानदारी से की है। हो क्या रहा है? डिग्रीज खरीदी जा रही हैं, नकल चल रही है, पढ़ ले रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो नकल से पास हो जा रहे हैं। पूरा एक सड़ा गला सिस्टम बना हुआ है, सबको डिग्री दी जा रही है। अब डिग्री मिलने के बाद उससे होता क्या है, लोगों को लगता है कि अरे हमने तो पढ़ाई लिखाई कर ली है और अब तो हम छोटा काम कर नहीं सकते, तो छोटा काम वो देखेंगे नहीं, बड़े काम के लायक है नहीं, तो हो जाती है बेरोजगारी। उससे नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? क्योंकि अब बढ़ता है क्राइम, अपराध। उनको लगता है कि मेरे पास तो डिग्री है, मुझे अच्छा जॉब मिलना चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा, फिर वो क्राइम्स भी करते हैं। और वहां पर कई बार सरकार की तरफ से भी कमियां आती हैं, हमारी आर्थिक योजनाएं कैसी नहीं उसको भी देखा जाता है। जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है कई बार कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और आप समझिए कि भाई पूरा शहर चमचमा रहा हो, पूरा शहर, ठीक है, दिवाली है, सारे लोगों के यहाँ झालरें लगी हुई हैं, सब लोग मिठाई खा रहे हैं और आपके घर में खाने को नहीं है। समझ रहे हैं आप? थोड़ा स्थिति सोचिए, आपको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब तक जो हकीकत है वो यही है कि सारा शहर खुश हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए तो हो। मैं भूखे पेट बैठा हूं और पूरे शहर में सारे में खुशियां बांटी जा रही हैं। ऐसा ही समझिए, अर्थव्यवस्था कहने को तो तेजी से बढ़ रही है, कुछ कुछ बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा आता जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के पास तो जॉब ही नहीं है। तो उनको फिर क्या लगता है? उनको लगता है ये तो छलावा हो रहा है, तो वहां से भी क्राइम बढ़ता है। और क्राइम जहां यहां पर बढ़ता है वहां पर क्या होता है? वहां पर वो देश पीछे हो जाता है, एफडीआई भागने लग जाती है, दंगा होने लग जाता है, पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हो जाती हैं फिर एक टाइम पर। जैसे कोई कितना भी पैसे वाला इंसान हो, उसके हालत खराब हो जाए, हेल्थ खराब है तो कुछ फायदा नहीं। ऐसे ही पता चला कि दंगे में मर गया, पता चला कि उसके उस चोरी चपाटी कर ली गई, असुरक्षा की भावना में आप जी रहे हो, है ना। जब हम लोग गरीबी को डिफाइन करते हैं, कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, तो गरीबी की बहुत सारी डायमेंशंस होती है, बहुत सारी बीमाएं होती हैं। उनमें यह भी बीमा होती है कि आपको असुरक्षा की भावना तो नहीं है। और अगर इस तरह का असुरक्षित समाज है तो पैसे होने के बाद भी आप गरीब हो, समझ लो ना। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, बहुत सारी चीजें खराब भी हैं।
हम पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। मुझे आप लोगों की जनरेशन से बहुत ज्यादा उम्मीद है, जो लोग बड़े हैं उन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से, वी आर वेल प्लेस्ड टू ग्रो, हमारी बहुत अच्छी है, हमारे पास सारी कंडीशंस सुटेबल हो रही हैं, लेकिन हमें जरूरत है मेहनत करने की, काम करने की और अपने देश को ऊपर ले जाने की। चलिए अब इसी के साथ स्टार्टिंग किसकी करेंगे, जो हमारा कोर टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होगा। उसके पहले का ये सब जहां थोड़ा डिस्कशन था कर लिया, भूमिका बनी, आप समझ जाओ। सेक्शन फर्स्ट हमारा पहले चैप्टर का कंप्लीट हुआ है। सीधे तौर पर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, लेकिन ओवरऑल जो आपकी समझ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये सारा पोर्शन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन कोर्स, जो एकदम कोर बोला जाता है ना, जब खाना खाने आते हैं कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में, तो पहले होता है कि आप स्टार्टर देते हो, फिर उसके बाद से मेन कोर्स खाते हो, फिर बाद में डेजर्ट खाते हो। तो ये मेन कोर्स जो हमारा है वो स्टार्ट होने वाला है, इसको देखते हैं। तो अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपने सब्जेक्ट का जो कोर पॉइंट है, व्यवसाय, इसकी बात करने के लिए। बहुत ही आसान है अभी, और जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है, व्यवसाय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, बिजनेस। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, खुशी समझते हैं किसको बोलते हैं, खुशी की इंग्लिश क्या होती है, हैप्पीनेस। तो हैप्पी मतलब होता है खुश, और हैप्पीनेस मतलब हो जाता है खुशी। ऐसे ही कोई व्यस्त रहता है इंसान तो उसको क्या बोलते हैं, बिजी, और व्यस्तता को ही बोल देते हैं बिजीनेस। ठीक है, लेकिन शायद आपने इस तरह से सोचा नहीं होगा कि अच्छा बिजनेस मतलब व्यस्तता होती है क्या, तो व्यस्तता से ही इसका संबंध है। अब आज के जो परिदृश्य है उसमें इसका जो अर्थ है वो कैसे निकाला जाता है, वो माना जाता है कि लाभार्जन, लाभार्जन समझ रहे हैं, लाभ का अर्जन, पैसा कमाने के उद्देश्य से आप अगर उत्पादन कर रहे हो कुछ वस्तुओं का, सेवाओं का, क्रय विक्रय कर रहे हो कुछ वस्तुओं सेवाओं का, क्रय मतलब खरीदा, विक्रय मतलब बेच दिया, तो आपने कम पैसे में खरीदा, ज्यादा में बेचा, सारे दुकानदार यही काम करते हैं, है ना। और उसके बाद से विनिमय मतलब आपने एक्सचेंज किया, आपने कुछ बनाया और किसी और ने कुछ बनाया, तो आपने अदला बदली कर ली, क्योंकि आपको उसका सामान चाहिए, अपना सामान आपको उसको देना है। तो ये सारी तीनों चीजें हो रही हो किन किन में, वस्तुओं में और सेवाओं में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बिजनेस। ठीक, क्या किया आपने, उत्पादन किया, क्रय विक्रय किया, या फिर उसका विनिमय किया, एक्सचेंज किया। किन किन का किया, वस्तुओं का और सेवाओं का। और ये क्यों किया, हम लोगों ने बात की थी, क्यों इसलिए किया क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सारी असीमित हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य कई तरह के काम करता है, बहुत सारी तरह की क्रियाएं करता है, उनकी संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं। अब कुछ को हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और कुछ को बोल देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक मतलब अनार्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। आर्थिक का मतलब सिर्फ ऐसा है यार कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसके बदले में आपको पैसा मिल रहा हो, पैसे की तुलना हो पा रही है और पैसा आपको मिल रहा है, तब उसको बोलते हैं आर्थिक। जैसे रोटी है, क्या है, खाना है, खाना ही समझ लो यार, लंच है। लंच आपने अपने घर पे किया, तो आपने आपकी माँ ने खाना बनाया, तो आप अपनी माँ को पैसे तो दिए नहीं, तो घर पे जो माँ हमारी काम कर रही है उस काम की डेफिनेटली वैल्यू है हमारे जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और बहुत जरूरी काम है, खाओगे नहीं तो मर जाओगे, है ना। लेकिन हम उनको कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको आर्थिक गतिविधि नहीं मानते। उन्होंने मेहनत की है, और अर्थशास्त्र में तो हम उसको श्रम भी नहीं मानते हैं। तो अपनी मम्मी को बोलो कि माँ नाराज हो जाएंगी, मारेंगी वो उठा करके क्योंकि हम बोलेंगे आपने तो मेहनत ही नहीं की। अर्थशास्त्र के हिसाब से श्रम उसको नहीं बोला करते हैं, तो आर्थिक गतिविधि नहीं है अगर वही चीज घर में हो रही है। लेकिन आप लंच जाकर के होटल में कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हो, तो क्या वो आर्थिक गतिविधि होगी, हो जाएगी। सेम गतिविधि, क्यों, क्योंकि आप वहां पर पैसे दे रहे हो। तो अगर कोई भी काम इस तरह से किया जा रहा होता है ना जिसमें हमें पैसा मिल रहा होता है, तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आर्थिक गतिविधियों का। आप पैसे के बदले में कोई चीज दे रहे हो, कोई सेवा दे रहे हो, कोई वस्तु दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो किसके बदले दे रहे हो, पैसे के बदले में, तो हो जाती है आर्थिक। अच्छा, अनार्थिक में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी से लगाव है, कोई भावना है, सहानुभूति है, देशभक्ति है, इस तरह की भावनाओं के वशीभूत आप कुछ काम करते हो ना, उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई थोड़ा सा परेशान इंसान है, आप उसकी मदद कर दे रहे हो, आप बैंक में गए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग अपने, मैंने देखा है, बचपन से देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं बैंक्स में जिनको जमा पर्ची भरने में दिक्कत हो रही होती है, पैसे निकालने की पर्ची भरने में दिक्कत हो रही होती है। तो आप अगर उनकी मदद कर रहे हो, उनसे आप पैसे तो ले नहीं रहे हो, तो आप उनकी मदद कर रहे हो सहानुभूति के लिए, है ना। ऐसे आपको कोई थोड़ा परेशान व्यक्ति या दिव्यांग जिसको बोलते हैं, विकलांग व्यक्ति है, उसको आपने सड़क क्रॉस करा दी, तो ये सब आप क्यों करते हो, सहानुभूति है। ऐसे ही बहुत सारी आप ऐसे काम करते हो जिससे आपकी संतुष्टि आपको मिल रही होती है, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं मिलता, तो उनको हम लोग बोल देते हैं अनार्थिक गतिविधियां। अच्छा, तो जो व्यवसाय है ना, वो एक तरह की आर्थिक गतिविधि है। क्या है, एक तरह की। बाकी क्या क्या है, बाकी आपका आ जाता है
प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का हिंदी में वास्तव में शब्द हमारी किताब में धंधा दे रखा है। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं धंधा क्या कर रहे हो, काम धंधा कैसा चल रहा है, तो काम धंधा को भी व्यवसाय से जोड़ करके देखते हैं, इसलिए प्रोफेशन यहाँ पे ज्यादा सही है। उसको हिंदी में उतना अच्छे से शब्द हमको नहीं मिला, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए कि किताब में वही दे रखा है, तो हम लोग प्रोफेशन को धंधा बोलेंगे। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, इनमें क्या क्या अंतर होता है इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। साथ में जो हमारा व्यवसाय है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या क्या खासियत होती है, इसकी भी बात भी करेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं, देखो व्यवसाय जो है ना, वो आपने रिस्क लेकर के कोई काम करना स्टार्ट किया कि मुझे ये बनाना है, तो वो आपका हो गया व्यवसाय। इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान व्यवसाय कर सकता है। धंधे में क्या होता है, प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, आप मैं चाहूं किसी को दवा देना तो मैं नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इसके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है। आप समझ जाओ, ऐसे ही मुझे वकालत करनी है तो मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए अगर आपके पास कोई आर्किटेक्चर है, तो आपने अगर वो चीज नहीं सीखी हुई है, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप सीए, आपके पास पहले सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की जरूरत होती है तो उसके लिए उसको हम बोल देते हैं प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह का काम जो आप किसी और के यहाँ पे जाकर के कर रहे हो, आप खुद से चीजें नहीं बना रहे हो, किसी कंपनी में काम कर सकते हो, सरकार के एम्प्लॉय हो सकते हो, कोई आदमी प्रोफेशन चला रहा है उसके यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनका कंपाउंडर रहते हैं, कंपाउंडर भी एक तरह से प्रोफेशन ही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद से रिसेप्शन में किसी को बैठा रखा है, तो वो सारे ऐसे चीजें जिनके लिए स्किल चाहिए है लेकिन कोई ऐसे प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग प्रोफेशन बोल देते हैं। इसको डिटेल में देख लेंगे अगले वीडियो में। तो यहां से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है किसकी, जो एक्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सारी चीजों को समझने की स्टार्टिंग बात कर रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के नोट्स हर वीडियो की तरह आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएंगे, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।